एक गांव सूरजपुर में नदी किनारे दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन शांता का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन गीता के घर काम करने जाती थी। गीता की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वो बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय शांता जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन गीता के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा चिंटू रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। शांता तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले गीता के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर गीता आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये धान रखा है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। शांता चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि गीता ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। शांता सोच रही थी इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। गीता, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद शांता घर जाने लगती है। गीता उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल है। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। गीता टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर शांता को थमा देती है। शांता ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये चावल भी उसके लिए कीमती है। शांता घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय शांता दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी से काम निपटाकर मछली बना देती हूँ। शांता चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसके बेटे चिंटू को ये मछली बहुत पसंद है। शांता मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। घर महक उठता है। गीता आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो खाना बढ़िया बनाए, आज तो उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। गीता और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। शांता की आंखों में एक आंसू झलक रहा था कि शायद आज उसे भी गीता थोड़ी सी मछली देगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त शांता अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। शांता ने बिना कुछ कहे वो खाना लिया और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पे दिन ऐसे ही गुजरते गए। शांता हर सुबह गीता के घर काम करने जाती और लौटते वक्त गीता कुछ न कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसीलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं, समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी।
अगली सुबह शांता जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर जा रही थी। अचानक उसका बेटा चिंटू घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए, क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना, तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन, अपने पिताजी का ख्याल रखना, उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, समय से दे देना। शांता अपने बेटे के सामने जैसे तैसे बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं कहा कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। गीता के आंगन में चहल पहल थी, बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थीं, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयाँ बन रही थीं, मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे तुम आ गई, तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी है उन्हें भी गिन कर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। शांता जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। गीता सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर बनावटी शांति थी और सिर पर गहनों की चमक। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव गीता के आंगन में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बच गई थीं। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, पर देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अब भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो और जो मिठाई के बर्तनों में नीचे चूरे और शक्कर की परत जमी है उसे निकालकर अलग कर देना। शांता सिर झुकाकर बिना थके, बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। गीता अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने शांता को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, यह तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में जो मिठाई के टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में तो यह सब कोई खाता नहीं है। शांता चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वो जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। माँ, तुम आ गई? आज तो मौसी ने ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान दिए होंगे ना माँ? शांता कुछ देर चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेटा, आज मौसी के घर बहुत सारे मेहमान आए थे। सबने मिलकर खूब दावत उड़ाई, जिससे सारे पकवान खत्म हो गए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये बची हुई मिठाइयाँ और चीनी के चूरमे ले आई हूँ। लो, इन्हें खा लो। माँ, आज तो मौसी के यहाँ इतनी सारी मिठाइयाँ और पकवान बने थे, फिर सब खत्म कैसे हो गए? तुम मुझसे सच क्यों नहीं कहती? तुम हमेशा मेरे लिए ये बचा खुचा बासी खाना ही क्यों ले आती हो? आखिर सच क्या है माँ, मुझे बताओ ना।
चिंटू को इस तरह बोलते देख शांता दंग रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती हुई आवाज में उसे सब कुछ सच सच बता देती है। बेटा, सच तो ये है कि मैं हर रोज तुम्हारी मौसी के घर काम करने जाती हूँ। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मैं शाम को घर लौटने लगती हूँ तो वे मुझे ये बचा खुचा और बासी खाना थमा देती हैं, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत जो खराब रहती है, इसी कारण हम ऐसी तंगहाली में जी रहे हैं। बस एक बार वे ठीक हो जाएं तो हमारी जिंदगी फिर से संवर जाएगी बेटा। माँ, हिम्मत मत हारो, पिताजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम देखना, एक दिन मैं इतना सफल बनूंगा कि इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी कहलाऊंगा और फिर हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बेटा, तू फिक्र मत कर, हम दोनों की दुआएं हर पल तेरे साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अपनी मेहनत से तू बहुत जल्द सफलता के शिखर पर होगा। खूब तरक्की कर मेरे बच्चे। शांता का पति अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके घर का खर्च चला रहा था। अब शांता को अपनी बहन गीता के घर काम करने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसका पति अब अपने घर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा रहा था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और शांता ने चिंटू का दाखिला गांव के पास वाले स्कूल में करवा दिया। चिंटू हर सुबह स्कूल जाता और शाम को अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। अरे चिंटू बेटा, तू स्कूल से आ गया? चल, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाड़ी के काम में मेरी मदद करवा दे। देख बेटा, अभी जो वक्त है, हमें साथ मिलकर जी तोड़ मेहनत करनी होगी। इस गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का हमारे पास बस यही एक रास्ता है, खूब मेहनत और पसीना। इतना सुनते ही चिंटू ने जल्दी से हाथ मुंह धोकर ताजगी महसूस की और बिना एक पल गवाए अपने पिताजी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ा। पापा, इस बार तो हमारी फसल ठीक ठाक हुई है। अगर हम दोनों इसी तरह जी जान से मेहनत करते रहे तो अगली बार उपज और भी बेहतर होगी और हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल। अगली बार हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि हमारी फसल उम्मीद से कहीं बेहतर होगी। इसलिए पापा, बेहतर यही होगा कि हम दोनों मिलकर अभी सामने वाले खेत की जुताई पूरी कर लें, क्योंकि अगले सप्ताह हमें इसमें सरसों भी तो बोनी है। इतना कहते ही दोनों बाप बेटा पूरी लगन के साथ खेत की जुताई में जुट गए। इसी तरह उनका जीवन बड़े आनंद और शांति से बीत रहा था। पर फिर उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी हस्ती को बिखेर कर रख दिया और उनका हंसता खेलता जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब चिंटू 20 वर्ष का हो चुका था। अपनी लगन और कठिन परिश्रम के बल पर उसने कई खेतों का विस्तार कर लिया था। अपनी उन्नत खेती के कारण वो अपने पूरे इलाके का सबसे प्रतिष्ठित और सफल व्यापारी बन गया था। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी उसके स्वभाव में पहले जैसी ही सादगी और दूसरों की मदद करने का भाव बना हुआ था। अब चिंटू ने अपने पुराने मकान की जगह एक भव्य हवेली खड़ी कर दी थी। उस आलीशान हवेली के बाहर हमेशा एक चमचमाती नई कार खड़ी रहती थी। अपनी आंखों के सामने बेटे की इस तरक्की और साम्राज्य को देखकर शांता और उसके पति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। एक तरफ शांता का जीवन सुख और संपन्नता के साथ बीत रहा था, वहीं दूसरी ओर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। शांता की छोटी बहन गीता के पति को व्यापार में भारी घाटा हुआ, जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी जमीन जायदाद और घर तक बेचना पड़ा। अब वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। इसी लाचारी के बीच एक सुबह गीता के पति ने भारी मन से उससे कहा कि गीता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन हमारी मदद करेंगी? अब तो उनका जीवन खुशहाली की राह पर है और उनका बेटा चिंटू भी इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। मेरी मानो तो तुम एक बार अपनी बड़ी बहन शांता के पास जाकर तो देखो, शायद वे हमारी कुछ सहायता कर सकें, जिससे हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो सके। मेरी खातिर एक बार तुम चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि मेरी बड़ी बहन हमारी कोई मदद करेंगी। जब उनके हालात खराब थे तब मैंने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। मैं रोज उनसे काम करवाती और बदले में उन्हें बचा कुचा और बासी खाना देकर घर विदा कर देती थी। अपने उसी पुराने व्यवहार को याद करके मुझे डर लगता है कि वे शायद अब हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मदद करना तो दूर की बात है।
इसीलिए गीता, अपने अच्छे वक्त में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम हमारे ही हाल को देख लो, कैसे दिन फिर गए। लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार अपनी बड़ी बहन शांता के घर जाना ही चाहिए। शायद हमारी ये हालत देखकर और पुरानी बातों को भुलाकर वे हमारी कुछ मदद कर दें। भारी मन और आंखों में एक धुंधली सी उम्मीद लिए गीता और उसका पति अपनी बड़ी बहन शांता के घर की ओर चल पड़े। उनके कदम डगमगा रहे थे, पर दिल के किसी कोने में ये आस बची थी कि शायद शांता पुरानी कड़वाहट को भुलाकर उनकी इस हालत पर तरस खा जाए और उनकी कुछ मदद कर दे। कुछ देर चलने के बाद गीता और उसका पति शांता के घर पहुंच जाते हैं। शांता और उसका पति बाहर बैठकर ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी शांता की नजर अपनी छोटी बहन गीता और उसके पति पर पड़ती है। शांता उन्हें देखकर अपने पति को कहती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड्डी जो गीता और उसका पति आज हमारे घर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उनके पास तो ऐश ओ आराम की हर वो चीज मौजूद है जिससे कोई भी इंसान हमेशा खुश रह सके। गीता अपनी बड़ी बहन शांता से झिझकते हुए कहती है, दीदी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। व्यापार में भारी घाटे के कारण हमारा घर, जमीन और सब कुछ बिक चुका है। आज हम एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और शायद तुम मुझे कभी माफ ना कर सको, पर अगर हो सके तो पुरानी बातों को भूलकर हमारी थोड़ी मदद कर दो ताकि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। मैं अपने धन दौलत के अहंकार में अंधी हो गई थी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और हमारी मदद करो दीदी। व्यापार में हुए नुकसान ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। हमारे पास तो अब खाने तक को कुछ नहीं बचा है। तो अब मैं क्या करूं? जब तुम्हारा वक्त अच्छा था और मेरे दिन बुरे चल रहे थे, तब तुमने भी तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उस वक्त तुमने मेरी मजबूरी का जमकर फायदा उठाया था। आज जब खुदा के फजल से मेरी हालत कुछ सुधरी है, तो तुम बड़ी बेशर्मी से मुंह उठाकर यहाँ मांगने चली आई। जब मैं तकलीफ में थी, तब तुमने मेरा साथ देने के बजाय मेरी लाचारी का तमाशा बनाया था। और अब जब तुम्हारी हालत खराब है, तो तुम अपनी पुरानी फितरत दिखा रही हो। मुझसे सहानुभूति का ढोंग करके क्या तुम फिर से मेरी धन दौलत अपने नाम करवाने की साजिश रच रही हो? शांता की कड़वी बातें सुनकर उसके पति ने बीच में टोकते हुए कहा, शांता, रुक जाओ। गुस्सा जायज है, पर अपनों की लाचारी पर नमक छिड़कना शोभा नहीं देता। माना कि इन्होंने वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर आज ये खुद हार कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। किस्मत का खेल देखो, आज वही हाथ तुम्हारे सामने फैले हैं जो कभी अहंकार में मुट्ठी बांधे रहते थे। गीता अपनी बड़ी बहन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और सिसकते हुए बोली, दीदी, तुम जो कह रही हो मैं उसकी हकदार हूँ। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, पर खुदा के वास्ते मुझ पर शक मत करो। मैं यहाँ तुम्हारी धन दौलत हड़पने नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने और 2 वक्त के खाने का सहारा ढूंढने आई हूँ। आज मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी जायदाद कैसे अपने नाम कराऊंगी? मैं सड़क पर आ चुकी हूँ दीदी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। शांता, जो अब तक गुस्से में तमतमा रही थी, अपनी छोटी बहन को पैरों में गिरकर सिसकता देख सुन्न रह गई। उसकी आंखों में चमकता गुस्सा अब धीरे धीरे नमी में बदलने लगा। बस कर गीता, अब और मत रो। माना कि वक्त ने हमें बहुत दूर कर दिया था और तुमने मेरा दिल दुखाया, पर आखिर हम एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं। तेरी ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, पर बहन का रिश्ता नहीं बदलता। जो हुआ उसे भूल जा। अब से तू और तेरे पति यहीं हमारे साथ रहोगे। गीता का पति, जो अब तक चुपचाप शर्मिंदा खड़ा था, शांता के पति के हाथ पकड़कर बोला, भाई साहब, हमने जो गलतियां की, आज हमें उनका एहसास हो रहा है। हमें दौलत की नहीं, बस अपनों की जरूरत है। आपकी दरिया दिली ने आज हमें फिर से इंसानियत पर यकीन दिला दिया। तभी चिंटू आता है और वहां का माहौल देखकर ठिठक जाता है। अपने माता पिता के चेहरे पर गंभीरता और मौसा मौसी की आंखों में आंसू देखकर उसे किसी अनहोनी का आभास होता है। वो संजीदगी के साथ अपनी माँ के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद चिंटू के पिता उसे विस्तार से सारी बात बताते हैं, कैसे वक्त बदला,
कैसे मौसा जी का व्यापार डूब गया और कैसे आज वे सब कुछ खोकर उनके द्वार पर खड़े हैं। अपने पिता की बातें सुनकर चिंटू एक पल के लिए शांत हुआ। फिर उसने अपनी माँ के फैसले का पूरे दिल से समर्थन किया। माँ, आपने जो फैसला लिया है मैं उसके साथ हूँ। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है और ऐसे समय में अगर अपने ही काम ना आए तो फिर रिश्तों का क्या मोल। मौसा जी और मौसी अब कहीं नहीं जाएंगे, वे हमारे साथ यहीं इसी घर में रहेंगे। चिंटू की परिपक्वता और शांता के खुले दिल ने घर के भारी माहौल को एकदम हल्का कर दिया। मौसा जी, जो अब तक ग्लानि के बोझ तले दबे थे, चिंटू की बातों को सुनकर अपने आंसू रोक न सके। उन्होंने आगे बढ़कर चिंटू के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। चिंटू बेटा, तुम्हारी सोच ने आज मुझे आईना दिखा दिया। जिस दौलत के गुमान में मैंने अपनों को भुला दिया था, आज उसी परिवार ने मुझे सड़क से उठाकर फिर से सर आंखों पर बिठा लिया। तुम जैसे समझदार बच्चे ही घर की असली पूंजी होते हैं। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। चिंटू, अपनी मौसी का सामान अंदर रखवाओ। आज से ये घर जितना हमारा है उतना ही इनका भी है। हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और पुराने दिनों को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत करेंगे। समय बीतता गया और शांता का घर फिर से खुशियों से चहकने लगा। चिंटू ने अपने पिता और मौसा जी के साथ मिलकर एक छोटा लेकिन सफल व्यवसाय शुरू किया। गीता अब बदल चुकी थी। वो सारा दिन शांता के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और पुरानी कड़वाहटों को प्यार से धो डालती। सूरज ढल रहा था और चारों लोग फिर से उसी आंगन में बैठकर ताजी हवा का आनंद ले रहे, जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनके पास दिखाने के लिए बड़ी तिजोरी तो नहीं थी, पर एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और प्रेम जरूर था। आखिर में गीता को समझ आ गया था कि महलों में रहने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी अमीरी है। इंसान की पहचान उसकी धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और रिश्तों से होती है। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, लेकिन जो अहंकार को छोड़कर अपनों को गले लगाता है, वही असल में अमीर होता है।